हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और 9th चैप्टर। बीच में एक 8th चैप्टर रह गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा प्लान है कि मैं बाद में कराऊंगा। अब यहाँ पे जो पार्ट 2 है पूरे फिजिक्स का, पार्ट 1 खत्म हो चुका है। पार्ट 2 में मैं चैप्टर्स जो है वो ऑर्डर में नहीं रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे जो बेटर लग रहा है कि आप इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो बेटर होगा आपके लिए और आसान भी होगा, उस ऑर्डर में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 9th चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली पार्ट 2 उससे स्टार्ट करना मुझे शायद उतना बेटर नहीं लगा, इसलिए मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअल चैप्टर है तुम्हारा 12th का, वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं करंट की। बच्चों देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, लेट्स से दैट वी हैव अ कंडक्टर ओवर हियर। कोई भी कंडक्टर, मतलब मोस्टली जो कंडक्टर्स उसे बोलते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। कंडक्टर्स बहुत सारे हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली दे ऑल आर कंडक्टर्स। अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस अगर तुम एक बैटरी लगा देते हो, ध्यान से देखना, तो ये बैटरी क्या करता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस मतलब होता है कि एक हिसाब से वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो भाग सके। जब ये इलेक्ट्रॉन भागने लग जाते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन भागने लग जाए, तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है मतलब चार्ज भाग रहा है, तो जब चार्ज भागता है तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, इज करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस अगर फ्लो हो रहा है, भाग रहा है, तो उसे हम करंट बोलते हैं, समझे। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये डिसाइड किया है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भागेगा हम मानेंगे कि करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, समझे। इसका मतलब जहाँ नेगेटिव चार्ज भाग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ही पढ़ रखा है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं ऐसे, तो हम मान के चलेंगे कि करंट आपका इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन जब भागना चालू कर देता है तो मतलब चार्ज भाग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है मतलब चार्ज भाग रहा है, और जब चार्ज भागता है तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भागेगा करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माना जाएगा। और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। तो मतलब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। क्योंकि देखो, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। एक सेकेंड, हाँ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपनी ओर खींचेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मान के चलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा है। करंट हमेशा पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और घूम के नेगेटिव के पास आएगा। समझ गए, इतना क्लियर है। अच्छा, अब देखो, इसमें एक और चीज़ होती है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का दो फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब चार्ज को भगाने के लिए बैटरी कितना वर्क डन कर रहा है। वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी स्पेंड करना, एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी। तो बैटरी जो एनर्जी स्पेंड करता है ताकि इलेक्ट्रॉन सर्किट में भाग सके, बाहर का जो ये सर्किट आपको दिख रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन भाग सके, चार्ज भाग सके। तो अगर वो Q चार्ज पे W इतनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है, W मतलब W को हम वर्क डन बोलते हैं, पर वर्क डन का मतलब ही होता है कि आपने कितना एनर्जी स्पेंड किया या बैटरी ने कितना एनर्जी स्पेंड किया। तो जो भी एनर्जी स्पेंड किया उसको W लिख रहे हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। इतना जो होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट यू कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड करता है ताकि आपका चार्ज जो है वो सर्किट में भाग सके। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट जो होगा वो वोल्ट होगा, वोल्ट। ये सारी बेसिक बातें हैं।
हो सकता है शायद इसमें यूज़ ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो ऐसा यूनिट आपका क्या होगा, वोल्ट होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझ गया ना कि बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एक हिसाब से ऐसा समझ लो आप फिलहाल, चार्ज को भगाने के लिए, ताकि बाहर इस तरीके से चार्ज भाग सके और हमें करंट मिल सके। मतलब करंट के लिए बैटरी कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है बैटरी को, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो वो जगह खाली नहीं होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर का स्पेस खाली कहाँ है, कंडक्टर में तो सारे एटम्स भरे पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भागता है तो इन एटम से टकरा जाता है, और टकराने की वजह से इसकी एनर्जी लूज हो जाती है, तो फिर वो भाग नहीं पाता है। अब अगर उसे भगाना है तो इसीलिए बैटरी क्या करता है, बार बार अपनी एनर्जी देता है कि तुम एनर्जी लो, और टकराने के बाद भी जब वो बेचारा रुक जाता है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी लूज हो जाती है, तो बैटरी उसको एनर्जी देता है और फिर भगाता है। फिर वो टकराता है, फिर एनर्जी देता है, वो रुक जाता है, फिर एनर्जी देता है, फिर वो उठता है, फिर भागता है। समझ गए? इसीलिए ये एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है बैटरी को। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रॉन टकराता है इन सारे एटम से और अपनी एनर्जी लूज करता है, तो मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आ रही है रुकावट, और उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाते हैं, क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों रुकावट है, बीच बीच में एटम्स है, तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इस बैटरी को एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हम हमेशा कंडक्टर को एज अ रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देते हैं या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तुम्हारी बैटरी है। समझे? तो बैटरी को एनर्जी क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है कंडक्टर में, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उसके खिलाफ आप बैटरी क्या करता है, एनर्जी देता है ताकि इलेक्ट्रॉन भाग सके। ठीक है? और या फिर चार्जेस भाग सके। हम मान के चलते हैं कि चार्जेस भाग रहा है, तो चार्जेस को भगाने के लिए इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये बैटरी एनर्जी देता है, और जो भी एनर्जी देता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में मेजर करते हैं। हम बोलते हैं एनर्जी जब देता है ये, तो हम बोलते हैं कि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, मतलब एनर्जी दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना मतलब एनर्जी देना है, एनर्जी दिया, और उसकी वजह से आपका चार्जेस इस सर्किट में भाग रहा है। चार्जेस भाग रहा है इसका मतलब करंट भाग रहा है। समझ गए? और इसके अंदर मान लो अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू आई करंट जा रहा है, कंडक्टर के थ्रू आई करंट जा रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और R जो है वो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का। तो ओम के हिसाब से, ओम्स ने अपना एक लॉ दिया था, ओम्स लॉ, ओम के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन बैठता है, ये आपको याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला I इंटू आर होता है, I मल्टीप्लाइड बाय आर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला आपको मिला W/Q, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के हिसाब से। इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को ये जो आपका बैटरी है वो सर्किट में भगा रहा है, जो भी एक्सटर्नल सर्किट है उसमें भगा रहा है। कैसे भगाएगा? रिपेल करेगा, एनर्जी देगा। एनर्जी कैसे देता है वो? रिपेल करके। अब ये बैटरी खुद पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो अगर मान लो इस वायर या कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हो, अगर वैसे होते नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, पर हम पॉजिटिव के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ भागेगा तो हम अज्यूम करेंगे कि उतना ही चार्ज उल्टे डायरेक्शन में भाग रहा है, ऐसा माना जा सकता है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को भगाता है वो रिपेल करके, एनर्जी देके, और भागते भागते यहाँ पे जब वो आता है इस वाले पार्ट में, तो यहाँ आके फंस जाता है, क्योंकि यहाँ से अब इस बैटरी को क्रॉस करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव चार्ज को आगे नहीं जाने देगा, और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, आने नहीं देगा उसे। तो ये बैटरी क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से एनर्जी देते हुए यहां तक तो ले आता है। ठीक है? अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, यहां आके फंस जाता है। समझे? अब यहां वो बैटरी खुद ही उसको आगे नहीं जाने दे रहा है, खुद ही उसको रोक दे रहा है और आगे नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को जाने नहीं देगा और पॉजिटिव उसको आने नहीं देगा। तो इसका मतलब यहां पे भी एक रुकावट पैदा हो जाता है इस वाले पार्ट में, खुद बैटरी के अंदर रुकावट पैदा हो रहा है इस चार्ज को भागने के लिए। तो बैटरी के अंदर जो रुकावट पैदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी बोलो या सेल बोलो, मतलब सिंगल रहा तो सेल होगा, कॉम्बिनेशन में बैटरी बोलते हैं हम लोग।
तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर बैटरी का या हर सेल का अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, खुद की अंदर की रुकावट होती है जो चार्ज को जाने नहीं देता है। लेकिन बैटरी बेचारा उसको रोकता नहीं है। बैटरी क्या करता है, अपने ही अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट भी उसको एनर्जी देता है कि मैं एनर्जी दे रहा हूं, तू भाग। तो वो एक थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी और दे देता है। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखूं तो उसको मैं वी आर लिख देता हूं। अब वो क्या होगा, आई इंटू आर होगा। समझे मेरी बात? ओम्स लॉ ने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या दिया था, आई इंटू आर। तो जो भी एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है बाहर के फॉर्म में वो आई इंटू आर है। अब अंदर ही अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जा रहा है बाय सेल, उसका अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो उसको मैं वी आर लिख देता हूं, दैट इज आई इंटू आर। आर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब मुझे बताओ कि बैटरी टोटल एनर्जी कितना स्पेंड कर रहा है। टोटल एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी, टोटल एनर्जी स्पेंट बाय सेल। सेल टोटल एनर्जी कितना स्पेंड कर रहा है एक तो पोटेंशियल, मतलब एक तो बाहर का एनर्जी है जो बाहर भगाने के काम में आ रहा है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में देखें तो वो V है, और एक अंदर ही अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी एनर्जी लग रहा है, वो VR है। तो टोटल एनर्जी जो भी वो स्पेंड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, V प्लस VR हो जाएगा, है ना। और इस पूरे V प्लस VR को हम लोग एप्सिलॉन लिख देते हैं और इसे कहते हैं EMF ऑफ सेल। ये सेल का EMF कहलाता है। EMF मतलब बैटरी टोटल कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है पूरे चार्ज को भगाने के लिए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो ये रहेगा, ये तो पहले से था ही कि बैटरी कितना एनर्जी स्पेंड कर रहा है पर यूनिट चार्ज। समझे? एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज जो बाहर के लिए है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज जो इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ होता है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाता है, पर वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब तुम ऐड कर दोगे दोनों, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग EMF ऑफ सेल बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि EMF जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस V बाहर वाले V से थोड़ा ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा, VR ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी लग रहा है अंदर ही अंदर चार्ज को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए। तो अगर मान लो V और VR का अगर तुम वैल्यूज डाल दोगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस VR, और V का वैल्यू क्या है, I इंटू आर प्लस आई इंटू आर, आई कॉमन ले लो, R प्लस आर, तो ये एक इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ये याद रखना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, एक ये चीज़ हो गया, और एक आपको V इज इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये EMF हो गया। EMF में ये R इंटरनल रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा टर्म है। हाँ, अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, हो सकता है किसी बैटरी में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो या एकदम ना के बराबर हो, तब पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो फिर एनर्जी लगेगा ही ना, लगेगा ही नहीं ना। तब आपका E इज इक्वल टू आई आर भी होगा और V इज इक्वल टू आई आर ये भी होगा, मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों सेम रहेगा तब उस टाइम पे तब एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी को नहीं लग रहा है अपने अंदर से पास होने देने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जीरो है अगर ऐसा है तो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो 11th स्टैंडर्ड की है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बच्चों, 12th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अब आगे का केस। देखो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि अब जो हम आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी वो समझो। देखो हमारे पास इससे पहले सर्किट को सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ था। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद तुमने एक इस बैटरी लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और पोटेंशियल डिफरेंस तुमने 20 वोल्ट का क्रिएट किया, और मान लो इसके थ्रू करंट आई जा रहा है और पूछा ये गया कि करंट कितना है, तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। अब V कितना है बताओ, यहाँ पे V 20 वोल्ट दे के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है वो 20 वोल्ट क्रिएट हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है उसका 10 ओम का, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर।
तो करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, तो करंट इज इन एम्पियर। करंट मेजर करते हैं एम्पियर में, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, ओम। ये सारी पुरानी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, ये सारे यूनिट्स है उसके। तो करंट आ गया, तुमने बड़े आसानी से इस सर्किट को तुमने सॉल्व कर दिया। सर्किट अगर कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए तो भी शायद तुम सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका वैल्यू लेट्स से 4 ओम है और इसका वैल्यू भी 4 ओम मान के चलते हैं। ये R1 है और ये R2 है, और फिर तुमने बैटरी लगा दिया, और बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो 20 वोल्ट का कर रहा है। अब बताओ सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो, तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, तो तुम क्या करोगे, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे यहाँ पे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के टोटल रेजिस्टेंस लगा लोगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद फिर V = IR यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, सीरीज में है, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन भी पता है, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन से ही पूरा रेजिस्टेंस निकाल लोगे, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसके बाद फिर से V = IR यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक तो हमेशा ओम्स लॉ चल जा रहा है। लेकिन अगर सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक सेल लगा दिया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक सेल लगा दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये आपका एक सेल, फिर रेजिस्टेंस, इस तरीके से। अब ना तो ये कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं भी कोई भी रेजिस्टेंस है, और ना ही आपको बैटरीज एक साथ दिख रहा है। देखो, बैटरीज भी अगर सपोज करो एक साथ होता ना, ऐसे होता सीरीज में, या फिर बैटरीज अगर पैरेलल में होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, कि सीरीज में बैटरी लगाया है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल बैटरी का EMF या फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। सीरीज में रहा, पैरेलल में रहा, तो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल EMF निकल आएगा। टोटल EMF पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया तो हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि V = IR एक इक्वेशन ओम्स लॉ का है, और अगर हमें EMF का चाहिए तो EMF के लिए ये इक्वेशन है, एप्सिलॉन = IR+R। लेकिन सर्किट अगर कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जहाँ पे बैटरीज कहीं भी लगा हुआ है, किसी भी फॉर्मेट में लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है कहीं भी आपका, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए ओम्स लॉ यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि ना तो रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कहीं दिख रहा है, सीरीज में ऐसे होना चाहिए लाइन से, और पैरेलल एक के बाद एक होना चाहिए, ना तो ये सीरीज में ना तो ये पैरेलल में, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, और ओम्स लॉ यहाँ पे काम ही नहीं आ पाएगा। ओम्स लॉ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, पूरे रेजिस्टेंस को टोटल मिला के एक रेजिस्टेंस बनाओगे, तब जाके हम ओम्स लॉ लगा पाएंगे। पर वो तो चांस है ही नहीं, क्योंकि ना तो ये सीरीज में है ना तो ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस जाती है। और इसीलिए हमको अब आगे किसी और लॉ की ज़रूरत पड़ती है। जिस लॉ की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए आपको पहले 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपका ब्रांच, लूप और जंक्शन। मैं तीनों चीज़ें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जंक्शन, ब्रांच और तीसरा आता है आपका लूप। ठीक है, जंक्शन, ब्रांच और लूप, क्योंकि इन तीनों से ही आपके किरचॉफ्स लॉ बनते हैं। 2 किरचॉफ्स लॉ है, एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो अगर मान लो आपके पास कोई सर्किट है इस तरीके से, ये बैटरी इसमें लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अभी जो मैंने बनाया था वैसे ही कुछ बना देता हूँ मैं, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक और कुछ लगा देते हैं हम लोग, ये इस तरीके से। ठीक है, पहले ये 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे इस पूरे सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जंक्शन क्या है, ब्रांच क्या है, लूप क्या है। देखो, जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स एक साथ जॉइंट हो, उसे हम लोग जंक्शन बोल देते हैं। जंक्शन पॉइंट समझते हो ना, जहाँ पे सब मिलते हैं और फिर वहीं से बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपने रेलवे स्टेशन का जंक्शन सुना होगा कि ये रेलवे जंक्शन है, ये इलाहाबाद जंक्शन है, ये दिल्ली जंक्शन है। तो जंक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे सारी ट्रेन्स आके मिलेंगे और वहीं से सारे ट्रेन्स पे निकल जाएंगे।
वैसे ही जंक्शन पॉइंट आपके पूरे सर्किट में वो पॉइंट है जहाँ पे दो से ज़्यादा कंडक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स अगर आपका मिलता है और उसके बाद फिर वहीं से मतलब ज्वाइन होता है दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स, तो हम लोग उसको जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। अब दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स अगर सपोज करो ज्वाइन हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि दो का लॉजिक मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है, तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स अगर कहीं पे जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे जो है एक पॉइंट पे ये तीनों जगह से यहाँ पे करंट आएंगे, या फिर मतलब करंट आएंगे या फिर जाएंगे उस पॉइंट से। मतलब वो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा करंट्स जुड़ते हैं या फिर निकल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जंक्शन की तरह काम करता है, मिलना बिछड़ना वहाँ पे रहता है। तो ऐसा जो पॉइंट होगा वो आपका जंक्शन पॉइंट होगा, समझे। वहाँ पे कंडक्टर्स जुड़े हुए होने चाहिए। अब यहाँ पे मुझे बताओ जंक्शन पॉइंट कहाँ पे है। देखो ये पॉइंट जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक जंक्शन पॉइंट है, मतलब पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट्स ए एंड बी। अब याद रखना कि ये इस पूरे सर्किट में अगर तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ दो ही जंक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी, और कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी दो कंडक्टर जुड़ रहे हैं, यहाँ पे दो कंडक्टर नहीं जुड़ रहे हैं। देखो कंडक्टर को तुम मोड़ दोगे, टेढ़ा कर दोगे, तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि दो कंडक्टर हो गए। मतलब साफ है कि यहाँ से पॉइंट ए से जो स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही कंडक्टर है। ध्यान रखना, समझे कि नहीं समझे, ये पूरा एक ही कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा कंडक्टर है। तुमने बस किया क्या है कि इस कंडक्टर को यहाँ से बस मोड़ दिया। अब मोड़ देने से वहाँ पे करंट तो चेंज होगा नहीं, मतलब जो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं उसके पास। अगर दूसरा रास्ता नहीं है तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरा एक ही कंडक्टर हो गया, बस इसको मोड़ दिया गया है। मोड़ने से या फिर शेप बिगाड़ने से कंडक्टर नहीं बदल जाएगा। तो एक कंडक्टर आपके पास यहाँ पे है, दूसरा कंडक्टर यहाँ पे है, और तीसरा कंडक्टर यहाँ पे है। तो इस सर्किट में टोटल तीन कंडक्टर्स, इस पॉइंट पे एक कंडक्टर यहाँ से आया, एक कंडक्टर यहाँ से, और एक कंडक्टर यहाँ से जुड़ा हुआ है, जंक्शन हो गया। इस पॉइंट पे एक कंडक्टर ऊपर से और यहाँ पे से दो कंडक्टर जुड़े हुए हैं, तो ये जंक्शन हो गया, समझे। दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स, मेरे हिसाब से दो कंडक्टर का कोई सेंस नहीं बनेगा, दो से ज़्यादा ही होना चाहिए, पर आपके बुक में दो या दो से ज़्यादा लिखा है तो आप भी वही लिखो। दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स जहाँ पे जुड़े हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ब्रांच का मतलब क्या होता है, दो जंक्शन पॉइंट के बीच में जो कंडक्टर जुड़ा हुआ है उसे ब्रांच बोलते हैं। मतलब ये कि अगर मान लो ए और बी की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तीन ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाला ब्रांच हो गया, उसके बाद ये ब्रांच यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। दो कंडक्टर को जोड़ने वाला जो भी दो जंक्शन पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो भी कंडक्टर होता है उसे हम ब्रांच बोलते हैं। तो इन दो जंक्शन पॉइंट को तीन कंडक्टर जोड़ रहे हैं, एक यहाँ से जुड़ रहा है, एक यहाँ से जुड़ रहा है, और एक यहाँ से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तीन ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच आपका ये हो गया, एक ब्रांच आपका ये हो गया, और एक ब्रांच आपका ये हो गया, समझ गए। अब एक चीज और, इन द सेम ब्रांच करंट रिमेन्स सेम इन द सेम ब्रांच, किसी एक ब्रांच में आपका कंडक्टर जो है, किसी एक ब्रांच में आपका जो करंट होगा वो हर जगह पे सेम होगा। मतलब यहां से अगर मैं चालू करूं तो पूरे पार्ट में करंट सेम होगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। एंड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पॉइंट पे करंट सेम डायरेक्शन में होगा, समझे। और यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, तो करंट क्लॉकवाइज ही रहने वाला है। ये नहीं कि करंट यहाँ से तुमने बना दिया ऐसे और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे बना दिया, ये कभी इस सेम ब्रांच में नहीं होगा। सेम ब्रांच में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और करंट का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर सपोज करो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इस करंट को मैं आई, या फिर एक काम करते हैं, मान लो इस ब्रांच में करंट आपका ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो I1 है। तो आप देखो करंट अगर I1 ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से पूरा ऐसे ही जाएगा, तो आपको डायरेक्शन करंट का ऐसे बनाना होगा और ऐसे बनाना होगा, और ये सारे वैल्यूज़ I1 ही होंगे।
अगर ये 2 एम्पियर है तो इस पूरे पार्ट में 2 एम्पियर ही होगा, समझे। और डायरेक्शन देख लो हर जगह पे भी, ये नहीं यहाँ पे भी ऐसे बना दिया और यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में ऐसे बना दिया, तब तो उल्टा हो जाएगा ना, एक यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे इधर चला जाएगा, तो डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज है तो हर जगह क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, और जंक्शन के एक पॉइंट के जंक्शन से स्टार्ट होगा करंट और दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो अगर मैं इस ब्रांच की बात करूँ यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि भाई पॉइंट, अगर मान लो मैंने डायरेक्शन करंट का ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब एक ही तरफ जा रहा है तो बी से निकलेगा वो, और सेम करंट निकलेगा, निकल के एक ही तरफ जाएगा, सेम करंट। तो यहाँ अगर I1 है, यही I1 चलेगा और यहाँ तक आएगा, समझे। अच्छा, अगर मान लो इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा है ऐसे I2, तो पूरे ब्रांच में जंक्शन से लेकर जंक्शन तक जो ब्रांच है, उस पूरे ब्रांच में सेम करंट फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऐसे के ऐसे। और यहाँ पे अगर मान लो करंट ऐसे आ रहा है, या फिर मान लेते हैं ऐसे जा रहा है करंट I3, अब ये पूरा I3 यहाँ पे हर जगह पे जाएगा, ए से चालू हुआ है तो बी पे जाके ख़त्म होगा या बी तक जाएगा वो, और डायरेक्शन बदलेगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे भी करंट I3 ही रहेगा, यहाँ पे करंट चेंज नहीं होगा, I3 रहेगा, हर जगह पे I3 रहेगा, समझ गए। इसको समझना ज़रूरी है, उसके बाद आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ करंट क्या, एक ब्रांच में याद रखना, करंट रिमेन्स सेम इन द सेम ब्रांच एंड इन द सेम डायरेक्शन, ये होगी ब्रांच की बात। तीसरा है आपका लूप। लूप क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट। अगर कोई भी क्लोज सर्किट हो, आप मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उसके बाद घूम के वापस अगर उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, तो आप जहाँ से जिस पाथ से घूम के वापस आए हो वो पूरा का पूरा पाथ आपका लूप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाके अगर मैं वापस इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो मतलब ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक लूप कहलाएगा। अब मैं बोलूँगा मैं इस लूप में घूम रहा हूँ, ये वाला लूप दिख रहा है आपको, लूप को हम लोग मैश भी बोलते हैं, और मैश वर्ड जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, लूप ही यूज़ करते हैं, लूप ही यूज़ करेंगे। इस पॉइंट से ये एक लूप हो गया। अब तुम खुद देखो कि इसमें कितने लूप बन सकते हैं। देखो एक लूप तो यहाँ पे बन सकता है ऐसे, इस तरीके से। दूसरा लूप देखोगे, अब तुम उल्टा भी जा सकते हो, नीचे से भी आ सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नीचे से भी आ सकते हो। बस आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे आना है वापस। अब यहाँ पे देखो एक लूप ऐसे भी बन सकता है, यहाँ से दिस लूप। एक बड़ा सा लूप भी बन सकता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ और ऐसे आ जाओ, तो ये बड़ा लूप हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 लूप पॉसिबल है। लूप मतलब पूरे क्लोज सर्किट में जब आप घूमते हो तो पूरा क्लोज सर्किट का जो पाथ होता है उस पाथ को हम लोग लूप बोलते हैं। तो 3 चीज़ हमने देखी यहाँ पे, जंक्शन, ब्रांच और लूप। अब हम लोग तैयार हैं किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स 2 लॉ मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग KVL KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम देके रखा हुआ है, जंक्शन लॉ, ठीक है। और इन शॉर्ट ये किरचॉफ्स करंट लॉ को KCL कहा जाता है। KCL मतलब ये फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। तब KCL शॉर्ट फॉर्म मेरे हिसाब से आपके इसमें यूज़ तो नहीं करेंगे, पर ठीक है, यहाँ पे KCL वर्ड अगर कभी आ गया तो देख लेना, ये फर्स्ट लॉ की ही बात हो रही है। अब फर्स्ट लॉ जो है वो जंक्शन बेस्ड है, इसलिए इसको जंक्शन लॉ कहा जाता है, क्योंकि इसमें बात जंक्शन की होती है। अब देखो फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि टोटल करंट किसी भी जंक्शन पे 0 होगा। किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट 0 होगा, साफ बात है। अब टोटल करंट में लेकिन आपको ऐड करना है अगर, तो उसमें साइन कन्वेंशन देखना होगा। इस समेशन का मतलब होता है ऐड करना। समेशन मतलब ऐड करना। सारे करंट्स को जब आप ऐड करोगे जंक्शन पे, एट जंक्शन, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो नोट्स में दूंगा तो देख लेना, मैं बस डायरेक्टली मैथमेटिकल पार्ट लिख रहा हूँ इसका। अब यहाँ पे टोटल करंट 0 कर दो किसी भी जंक्शन पे, मतलब 0 होगा, ऐसा कहता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। लेकिन आप जब करंट्स को ऐड करो, दिस इज एडिशन ऑफ ऑल द करंट्स या सम ऑफ ऑल द करंट्स।
सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो सम मतलब ऐड करना है, हम उसको समेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो साइन कन्वेंशन, करंट्स को ऐड करते समय आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बताओ? देखो, करंट अगर जंक्शन की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स जंक्शन, करंट अगर जंक्शन की तरफ आ रहा है तो उसे पॉजिटिव लेना है, और अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन तो उसे नेगेटिव लेना है, उसे लेना है नेगेटिव। अगर कोई करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, कोई करंट जंक्शन के पास आ रहा है तो उसे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इस हिसाब से आपका जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज़ होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक जंक्शन है और जंक्शन पे बहुत सारे वायर्स आपके जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस तरीके से करंट I1 है, I2 है, I3 है और I4 है और I5 है। तो इस जंक्शन पे टोटल करंट क्या होगा बच्चों बताओ? जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल करंट समेशन ऑफ ऑल द करंट्स विल बी जीरो। तो आप सारे करंट को ऐड करके जीरो कर दो। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो करंट जंक्शन के पास आ रहा है पॉजिटिव, दूर जा रहा है नेगेटिव। I1, I2, I3 जंक्शन के पास जा रहा है तो ये पॉजिटिव होंगे ऐड करते समय, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन I4, I5 निकल रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, I4 माइनस I5, टोटल मिला के जीरो। तो जिसका लॉ था समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो, इसका मतलब यही होता है कि टोटल सारे करंट्स को अगर ऐड करोगे तो तुम्हें लास्ट में जीरो मिलेगा। समझ गए? यही आपका जंक्शन लॉ है। जंक्शन पे टोटल करंट जीरो होगा, ऐड करते समय बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। समझ गए? अब इसमें आगे अगर हम लोग बढ़े हैं, देखो अगर मैं I4, I5 को वहाँ पे भेज देता हूँ तो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4 प्लस I5। तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 वो करंट से जो आ रहा है, टोटल करंट जो आ रहा है, और I4 प्लस I5 जो टोटल करंट जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल करंट टुवर्ड्स जंक्शन is equal to total currents away from junction या moving away from junction। जितना टोटल करंट आपका जंक्शन के पास आ रहा है उतना ही करंट जो है वो जंक्शन से दूर जा रहा है। मतलब जंक्शन पे कोई करंट जमा नहीं हो रहा है और जंक्शन पे कोई करंट प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? या जंक्शन पे कोई करंट गायब नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप ये इक्वेशन ऐसे भी यूज कर सकते हो जंक्शन लॉ को, मतलब जितना करंट आया उसको पूरा ऐड कर दो और जितना करंट जा रहा है उस जंक्शन से उसको ऐड कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। राइट। अब इसका मतलब क्या बनता है कि बीच में कोई करंट ना तो गायब हो रहा है जंक्शन पे और ना ही करंट, जंक्शन कोई करंट प्रोड्यूस कर रहा है, बस जो आ रहा है वही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस, देखो करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है? चार्ज फ्लो होना। इसका मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें कोई भी चार्ज जंक्शन पे ना तो प्रोड्यूस हो रहा है और जंक्शन पे कोई चार्ज गायब भी नहीं हो रहा है। तो एक हिसाब से जंक्शन लॉ जो है वो आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन, जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ is based on conservation of charges, based on conservation of charges। मतलब फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का ध्यान रखता है कि चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, चार्जेस ना तो प्रोड्यूस हो सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो जितने चार्जेस हैं वही फ्लो हो रहे हैं, तो जितना चार्जेस आ रहा है उतना ही चार्जेस जा रहा है। जंक्शन पे चार्ज ना तो गायब हो रहा है और ना ही प्रोड्यूस हो रहा है एक्स्ट्रा, मतलब चार्जेस कंजर्व्ड है। तो फर्स्ट लॉ आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है या उस पर बेस्ड है, ऐसा आप बोल सकते हो। चलो ये तो बात हो गई फर्स्ट लॉ की। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स
वोल्टेज लॉ, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में बात करता है और इसको शॉर्ट में हम लोग KVL बोल देते हैं KCL KVL, राइट। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है ये एक्चुअली डिफाइन किया जाता है फॉर अ लूप, फॉर अ क्लोज्ड लूप। लूप होगा तो क्लोज्ड ही होगा, ये लॉ क्लोज लूप के लिए। क्लोज लूप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब यहां पे दो चीजों की बात होगी। किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर मैं एक क्लोज लूप के लिए जाऊं तो एक क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है, मैं V लिख देता हूं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल EMF अगर आप ऐड करते हो तो टोटल मिला के 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल EMF अगर आप ऐड करते हो एक क्लोज लूप में तो टोटल मिला के 0 हो जाएगा। अब हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो मैं यहाँ पे IR लिख देता हूँ। IR प्लस टोटल EMF विल बी 0। टोटल EMF और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसी क्लोज लूप का 0 होगा, समझे। अब मैं क्लोज लूप यहाँ पे बना देता हूँ पहले तो, और यहाँ पे जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बनाया है मैं एग्जैक्टली वही सेम चीज़ बना दे रहा हूँ, ताकि मैं वही चीज़ आपको उसी हिसाब से, मतलब मैं अपना भी बना सकता हूँ या अपना भी आप देख सकते हो, लेकिन यही वाला एग्जाम्पल देते हैं ताकि अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रेजिस्टेंस R1 है आपका, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका R3। करंट्स का डायरेक्शन मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से ले लूँ तो चल जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस आ गया आपका, फिर एक आपका सेल है, एंड देन यू हैव अगेन अ रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसका EMF का वैल्यू एप्सिलॉन 2 है, इसका EMF का वैल्यू एप्सिलॉन 1 है। ये R1 R2 और ये R1 है, ये R4 है और ये आपका R5 है, ठीक है। करंट्स आपका I2 इस तरफ आ रहा है, I1 इस तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका करंट I1 है। अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहीं से करंट जा रहा है। हालांकि जब 2-3 बैटरी लगे रहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस समय आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा करंट निकलता है तो यहाँ से ले लिया। अब बात सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको अगर मैं A लिख दूँ, इसको मैं B लिख दूँ, तो A और B जंक्शन है। तो मैंने क्या बोला था कि जंक्शन को जोड़ने वाला ब्रांच होता है, तो एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच यहाँ पे है, और किसी एक ब्रांच में करंट आपका फिक्स होता है, करंट आपका हर जगह पे सेम होता है और सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर करंट A की तरफ जा रहा है, मतलब B से निकला होगा इस ब्रांच में, तो करंट पूरे पार्ट में I1 ही होगा। अगर तुमने एक बार I1 लिख दिया इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में I1 लिख दिया तो इधर भी I1, इधर भी ऊपर I1 ही जा रहा है और इधर से भी इस डायरेक्शन में I1 ही आ रहा है। ऐसे I1 आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो आपने यहाँ फिक्स कर दिया डायरेक्शन, तो पूरे ब्रांच में डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने I2 यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है, यहाँ से I2 निकल रहा है और ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से A की तरफ जा रहा है, मतलब B से निकला है, तो यहाँ पे I2 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका I3 करंट नीचे जा रहा है, तो पूरे में I3 ही रहेगा। इस तरीके से आपका ब्रांच, मतलब पूरा का पूरा सर्किट तैयार हो गया। अब हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। पहले तो फर्स्ट लॉ भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, फर्स्ट लॉ तो मैंने बता दिया, उसकी ज़रूरत नहीं, हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। अब सेकेंड लॉ में देखो, हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करना है और टोटल EMF ऐड करना है। टोटल EMF टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसी क्लोज लूप में मिला के होगा 0। अब ये कोई भी क्लोज लूप हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे लॉ वैलिड होगा। यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि टोटल 3 लूप बनेगा। लूप मैंने बताया था आपको कैसे, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो पूरा घूम के वापस उस पॉइंट पे आ जाओ। तो अगर मान लो मैं ये पॉइंट को C मान लेता हूँ, इसको D मान लेता हूँ, इसको आप मान लो F और इसको G मान, ठीक है। तो एक लूप तो देखो यहाँ पे ऐसे तैयार हो जाएगा, C A B D C, फिर से वापस उसी पॉइंट आ। तो इन लूप C A, आप उल्टा भी जा सकते हो, C D B A C, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लूप C A B D C, C A B D C, ठीक है। इस लूप में देखते हैं। अब लूप कहता क्या है, देखो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल EMF मिला के क्या होना चाहिए, 0।
अब यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन का ध्यान आपको यहाँ पे भी रखना है, कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आई आर की। फॉर आई आर पोटेंशियल डिफरेंस आई आर पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। तो देखो, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव, नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और पॉजिटिव कब लेना है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव ऑपोजिट टू करंट। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, ऑपोजिट टू करंट। अच्छा, फॉर ईएमएफ, फॉर ईएमएफ, ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव कब लोगे, जब आप बैटरी के, देखो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो तो नेगेटिव ले रहे हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं सपोज करो मेरा बैटरी ऐसा है और मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा हूँ, तो जहाँ पे आप फाइनली जा रहे हो ना, वो फाइनल वाला साइन लेना है। तो आपका ईएमएफ जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इज नेगेटिव। और अगर सपोज करो आप इसी में, यहाँ पे बना दो, इसी में अगर आप उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो ईएमएफ इज पॉजिटिव। मतलब मैं फाइनली कहाँ जा रहा हूँ, फाइनली मैं पॉजिटिव पे जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूँ, तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं फाइनली कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूँ, तो फाइनली नेगेटिव पे जा रहा हूँ, तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। समझे? तो ये हो गया ईएमएफ का साइन कन्वेंशन, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस आईआर का साइन कन्वेंशन। चलो देखते हैं यहाँ पे CABDC। अब सुनो, जहां जहां रेजिस्टेंस होगा वहां वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहां जहां आपको सेल दिखेगा, बैटरी दिखेगा, वहां पे आपका ईएमएफ आएगा। इतना बस ध्यान रखना। अब देखो, इस सर्किट में अगर मैं इस लूप की बात करूं, CABDC, इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दो रेजिस्टेंस यहाँ है, तीन रेजिस्टेंस है। अगर तीन रेजिस्टेंस है तो तीन पोटेंशियल डिफरेंस आईआर होगा, समझे? और सेल कितना है, एक है, एक सेल है तो एक ईएमएफ होगा। अगर दो सेल है तो दो ईएमएफ होगा। जितने सेल उतने ईएमएफ का टर्म आएगा, जितना रेजिस्टेंस उतना पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म आएगा। तो टोटल यहाँ पे तीन पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म आएगा और एक ईएमएफ का टर्म आएगा, टोटल चार टर्म्स आएंगे, समझे? सबको ऐड करके जीरो कर दो, रूल तो यही कहता है ना, सबको ऐड करके जीरो कर दो। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, सी से लेकर ए तक में रेजिस्टेंस R1 आया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा। यहाँ देखो, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका आईआर नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 इंटू R1, लेकिन उसको नेगेटिव डाल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है। चलो फिर से नीचे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, आप फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो -I3 इंटू R5, -I3 इंटू R5, I इंटू आर करना है, I इंटू आर, वहाँ जो I है वहाँ जो R है मल्टीप्लाई कर दो। फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव आ जाएगा, I1 इंटू R3 और प्लस। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, C से लेकर D तक जब आप जा रहे हो तो आप बैटरी पे जा रहे हो। अब बैटरी में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो फाइनली कहाँ पे जा रहे हो, फाइनली आप पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ε1 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। टोटल मिला के जीरो कर दिया। टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, क्योंकि तीन पोटेंशियल डिफरेंस और एक ईएमएफ। लूप चेंज करें, अगले लूप की ओर चलते हैं। AFGB लूप, AFGB, इस लूप की बात कर लेते हैं। तो लूप AFGB में देखो ध्यान से, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, AFGB, और फिर से A पे आना है ना, हाँ, AFGBA, फिर से A पे आना है। तो इस पूरे लूप में आप देखोगे तीन रेजिस्टेंस, एक ईएमएफ वैसे ही बन रहा है। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा बताओ, चार टर्म्स आएंगे। रेजिस्टेंस है तो आईआर आएगा, सेल है तो ईएमएफ आएगा। अब आप ए से लेकर एफ की ओर जा रहे हैं तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका आईआर पॉजिटिव होगा, तो हम I2 इंटू R1 लिखेंगे यहाँ पे, I2 इंटू R1। फिर नीचे आ जाओ। अब देखो, ए से लेकर एफ तक गए, एफ से लेकर जी तक जा रहे हो, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो फाइनली हम कहाँ पे जा रहे हैं, नेगेटिव पे जा रहे हैं। जैसे नीचे जाओगे तो फाइनली नेगेटिव पे जाओगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -ε2 हो जाएगा।
यहाँ पे आ जाओ I2 इंटू आर फोर प्लस I2 इंटू आर फोर, प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब फिर ऊपर देखो ध्यान से, करंट नीचे की ओर आ रहा है, तुम ऊपर जा रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर प्लस आ जाएगा, I3 इंटू आर फाइव। हो गए सारे, ए तक वापस पहुंच गए, टोटल मिला के 0 हो गया। किरचॉफ्स लॉ, सेकेंड लॉ, राइट। एक लूप और है, बड़ा वाला लूप देख लेते हैं, CAFGBDC, बड़ा सा लूप CAFGBD और फिर वापस से C। इसमें बता दो, अब ध्यान से देखना, लूप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। ये आया I1 इंटू R1, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव। रीज़न क्या है कि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। फिर A से लेकर F में पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे I2 इंटू R1 हो जाएगा, और पॉजिटिव आएगा प्लस I2 इंटू R1, ठीक है, प्लस I2 इंटू R1। EMF है हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की हो जा रहा है, तो फाइनली नेगेटिव पे गए तो माइनस एप्सिलॉन 2। फिर यहाँ से देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, I2 इंटू R4, प्लस में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस I1 इंटू R3, माइनस I1 इंटू R3। और फिर उसके बाद आप बैटरी आ गया, सेल आ गया, तो हम फाइनली पॉजिटिव पे जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा प्लस एप्सिलॉन 1, और फिर ए सी पे आ गया, टोटल मिला के 0। तो इस तरीके से आपको किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करना है। समझ गए? तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, दोनों यहाँ पे हो चुका है खत्म बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लॉ का, पूरे चैप्टर में बस यही 2 लॉ है, इसलिए आपको इन 2 लॉ को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में बस यही लॉ अब अप्लाई होगा। अलग अलग चीज़ों में हम इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे काम करता है। समझे? ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, और पहला एप्लीकेशन यहाँ पे हम देखेंगे व्हिटस्टोन्स ब्रिज। व्हिटस्टोन्स ब्रिज बेसिकली कुछ रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क है, या रेजिस्टेंसेस को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम लोग व्हिटस्टोन्स ब्रिज बोलते हैं। अब देखो इस अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स ले लिया इस तरीके से, इन 4 पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो थोड़ा सा दूर दूर ले लेता हूँ मैं, ऐसे, ये पॉइंट A, B, C और D, इनके बीच में आप 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दो। एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा आपका यहाँ आ जाएगा, और चौथा यहाँ। तो ये इस टाइप का एक सर्किट जो तैयार होता है, या इस टाइप का जो एक नेटवर्क तैयार होता है, उसको हम लोग व्हिटस्टोन्स ब्रिज बोलते हैं, 4 रेजिस्टेंस के नेटवर्क को। मान लो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू P है, इसका वैल्यू Q है, जैसे आपके बुक में दिया वैसे मैं ले रहा हूँ। बाकी आप R1, R2, R3, R4 ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बुक में यही दिया हुआ है तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अब इसमें करना क्या है, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देना। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस मेजर करता है, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, करंट मेजर करता है। तो हमें इससे पता चलेगा कि इसमें करंट कितना जा रहा है। यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और बाकी जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको A और C दिख रहा है, इनके बीच में आपको एक बैटरी लगाना है और की लगाना है। की आपको पता है ना, की क्लोज करते ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। की क्लोज कर दो, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके थ्रू करंट आई जा रहा है मान लो। अब देखो ये ए जंक्शन है और सी भी जंक्शन है, तो अगर मैं ए में करंट आई भेज रहा हूँ तो यहाँ से वापस इस पॉइंट से करंट आई वापस भी आ जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच, ये एक ब्रांच हो गया, इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम करंट फ्लो होगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट पे आपका जो करंट है वो स्प्लिट हो जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा, बचा हुआ करंट नीचे आएगा, राइट। तो मान लो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, और इसमें जो करंट जा रहा है उससे हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज करंट I1। और अब देखो बचा हुआ करंट इसमें जाएगा, तो जो टोटल करंट I था, I1 ऊपर चला गया, तो इसमें कितना करंट आ जाएगा, I माइनस I1, ये बचा हुआ करंट इसमें जाएगा। और ये I1 जाएगा, I1 यहाँ पे जब आएगा फिर से एक जंक्शन आ गया, इस I1 में से मान लेते हैं IG करंट नीचे चला गया, IG करंट, अब बचा हुआ करंट इसमें से आएगा। तो अगर I1 में से IG नीचे गया तो बचा हुआ करंट क्या हो जाएगा बताओ, I1 माइनस IG, और ये I1 माइनस IG करंट यहाँ जाएगा। ये I माइनस I1 करंट यहाँ आएगा,
ऊपर से IG आ जाएगा। तो अब इस जंक्शन पॉइंट पे देखो क्या होगा, यहां से आ रहा है I माइनस I1 और ऊपर से आ रहा है IG, दोनों यहां पे मिल जा रहे हैं और मिलने के बाद फिर यहां पे जाएंगे। तो इसका मतलब I माइनस I1 प्लस उसमें IG ऐड कर दो, ये टोटल करंट इस वाले पार्ट से फ्लो होगा। क्योंकि ऐसे आ रहा है ना करंट, ऐसे आ रहा है, दोनों मिलके निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही करंट आ रहा है, कुछ यहाँ पे गया IG और बचा हुआ करंट I1 माइनस IG यहाँ चला गया। अब ये करंट यहाँ पे आएगा और ये करंट यहाँ पे आएगा, टोटल मिलके I ही बन जाएगा। आप देख लेना, देखो यहाँ से क्या करंट आ रहा है, I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG यहाँ से आ रहा है, उसमें ये ऐड कर दो I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, तो क्या होगा बताओ, माइनस I1 प्लस I1 गया, IG गया, बचा क्या बताओ I, और ये I करंट इसके थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सब कुछ परफेक्ट बैठ गया है यहाँ पे, समझे। जब इतना परफेक्ट बैठ जाए तब आपको क्या करना है, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ यूज़ करना है दो लूप में। एक लूप आप यहाँ वाला यूज़ कर लो और दूसरा लूप आप यहाँ वाला यूज़ कर लो। इन दोनों लूप में आप किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर लो। तो ये फर्स्ट लूप और ये सेकेंड लूप, ठीक है। लूप क्या होगा देखो, A B D A, लूप A B D A, इस लूप में पहले हम लोग यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, ऑपोजिट में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो A से लेकर B तक जा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस P आ रहा है, करंट I आ रहा है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने R की बजाय P यूज़ किया हुआ है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू R होता है। तो यहाँ पे I1 इंटू P हो जाएगा, I1 इंटू P। अब मुझे बताओ कि क्या हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस, तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर सिंपल है। अब B से लेकर D तक आना है, A B D A, A B D A। तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको, ये G ही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। तो करंट क्या है IG, रेजिस्टेंस क्या है G, तो क्या हो जाएगा IG इंटू जी, IG इंटू जी। पर क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस आया, इस बार हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 इंटू यहाँ पे आपका S आ जाएगा। इससे टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे भाई क्या हो रहा है, ये आपका किरचॉफ्स लॉ है। लेट दिस बी इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड लूप की ओर चलते हैं, लूप CBDC, लूप CBDC, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है लूप CBDC में, तो C से लेकर B तक जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, तो करंट I1 माइनस पॉजिटिव ही होगा, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, Q है, इंटू Q, ठीक है। फिर यहाँ से गए, अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, IG इंटू जी, माइनस IG इंटू जी, और फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर माइनस आएगा, माइनस, ये पूरा करंट है I माइनस I1 प्लस जी, I माइनस I1 प्लस IG इंटू R, इंटू यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, टोटल मिला के 0, ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो कि हमको एक कंडीशन यहाँ पे लाना है कि इफ IG इज इक्वल टू 0, ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है इसका अगर करंट 0 हो जाए, ये करंट 0 तब होगा जब पॉइंट B और पॉइंट G का पोटेंशियल सेम हो जाए। देखो दो पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम हो जाता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं होता पोटेंशियल का, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट ही नहीं होगा। ये कब होगा, when VB इज इक्वल टू VD, जब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, ऐसे केस में इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, और तब हम बोलते हैं द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का करंट अगर 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो चुका है,
ऐसे टाइम पे बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट भी नहीं जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल का तो ही करंट फ्लो होगा, और अगर डिफरेंस जीरो है, बी भी उसी पोटेंशियल पे है, डी भी उसी पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो चुका है। अब ये बैलेंस कब होगा उसका कंडीशन हमें चेक करना है कि मैं इन रेजिस्टेंसेस के क्या वैल्यू लूं कि आपका ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें पता है कि ब्रिज जब बैलेंस होगा तो IG का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे IG का वैल्यू जीरो डाल दो इक्वेशन 1 और 2 में, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा बताओ, अगर आप IG का वैल्यू जीरो डाल दोगे तो जहाँ भी IG का वैल्यू आपको दिख रहा है उसको जीरो डाल दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस I1P प्लस जीरो प्लस I माइनस I1 इंटू एस, यही होगा, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे I1 यहाँ पे डाला, I माइनस I1, ठीक है चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I1P इज इक्वल टू, या माइनस I1P को यहाँ पे भेज देते हैं, और एक सेकेंड यार, ये वाला पार्ट यहाँ पे बचना नहीं चाहिए, ठीक है चलेगा, इसको यहीं पे रहने दो, I माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू, I1P को वहाँ पे भेज दो, I1P, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक्चुअली ना I2 लेके रखा हुआ है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे I2 ले लो चलेगा, बेटर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करना कुछ नहीं है, I माइनस I1 दिख रहा है ना, तो आप क्या करो, इधर I1 लिया है टेक्स्ट बुक में, इधर I2 लिया, तो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, तो बस I माइनस I1 पे I2 आ जाएगा, ठीक है, I माइनस I1 जहाँ कहीं भी दिख रहा है उससे वहाँ पे I2 आ जाएगा, I2 ले लो, बस मैं वही उतना ही रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, I माइनस I1 जहाँ पे भी दिख रहा है वहाँ पे I2 आ जाएगा, I2 इंटू एस इज इक्वल टू जीरो। I माइनस I1 कहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ पे, उससे बस I2 लिख दो, मतलब मैंने I का ही एक वेरिएबल लेके रखा था, उन्होंने दूसरा वेरिएबल ले रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही सेम चीज़ है जैसा मैंने आपको बताया था, बस खाली नोट्स आपका वैसा ही दिखे जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो I माइनस I1 की जगह पे जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है वो I2 ले लो, तो यहाँ पे देखो I2 यहाँ पे आ रहा है, I1 वहाँ पे जा रहा है, अब यहाँ से I2 आएगा, वहाँ से IG आएगा, तो I2 प्लस IG जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं, तो बाकी सब कुछ वैसे ही है, बस I माइनस I1 की जगह पे I2 रिप्लेस कर दिया गया और कुछ नहीं, इक्वेशन वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, वो सेम एक्सप्लेनेशन है। अब जब ब्रिज बैलेंस हो चुका है तो IG का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जहाँ कहीं भी आपको IG दिख रहा है उसको जीरो कर दो, तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा बताओ, माइनस I1P माइनस जीरो अब प्लस I2S इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब I1P को आप अगर उस साइड भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, I2S इज इक्वल टू I1 इंटू पी, या फिर I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू एस, जो भी है या ऐसे रहने दो, क्या दिक्कत है, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इस साइड I2 है उस साइड I1 है, दूसरे इक्वेशन के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, एक साइड I2 रखेंगे एक साइड I1 रखेंगे, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 3। सेम तरीके से आपको इक्वेशन 2 के साथ भी करना है, उसमें भी IG जीरो डालना है, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या आएगा बताओ, इसको जीरो डाल दिया तो I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू माइनस जीरो माइनस IG को जीरो डाल दो, I2 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको उस साइड भेज दो तो I1 क्यू इज इक्वल टू I2 आर हो जाएगा, मैं दूसरे पेज पे लेके आ रहा हूँ, देखो इसको उस साइड भेज दोगे ना तो I1 क्यू इज इक्वल टू I2 आर हो जाएगा, तो I1 क्यू इज इक्वल टू I2 आर, और इसको भी क्या करना है, I2 आर इज इक्वल टू I1 क्यू, मतलब I2 मैं इस साइड ले रहा हूँ, तो ये पहले लिख दे रहा हूँ, ये बाद में लिख दे रहा हूँ, I1 इंटू क्यू, इसको इक्वेशन 4 लिख दो। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 देखो, इक्वेशन 3 क्या है, I2S इज इक्वल टू I1P, और ये क्या है, I2R इज इक्वल टू I1 क्यू, यहाँ I2 है तो उसमें भी पहले हमने I2 ही ले रखा है। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड 3 एंड 4, डिवाइड 3 एंड 4, तो 3 क्या है बताओ यहाँ पे, I2S I1P, ध्यान देना I2S है, I2S और यहाँ पे क्या है I1P, और यहाँ पे क्या है, इस साइड में I2R और I1Q,
डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, दोनों को डिवाइड कर दिया। I2 गया, I1 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, S अपॉन आर, यहाँ पे बचेगा P अपॉन क्यू, या इसे आप ऐसे लिख दो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू S अपॉन आर। तो ये है आपका बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ Wheatstone ब्रिज, Wheatstone's ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, मतलब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर आप ये रेशियो में रेजिस्टेंस को लगाते हो, जैसे कि अगर मान लो मैंने रेजिस्टेंस ऐसे कुछ लगा दिया कि 20 ओम और यहाँ पे लगा दिया 5 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने लगाया है 8 ओम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 ओम। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या गैल्वेनोमीटर में करंट पास हो रहा है, फाइंड करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, फाइंड करंट थ्रू, मतलब यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है वो बात अलग है, थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो देखो हम लोग को पता है कि हमारा ब्रिज बैलेंस कब होता है, when P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए तो आपका ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो हम इस वाले रेजिस्टेंस को P मान लेते हैं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं, इसको हम लोग S मान लेते हैं, इसको हम लोग R मान लेते हैं। तो बताओ P अपॉन Q क्या होगा, P अपॉन Q इज 20 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 4, और S अपॉन R क्या होगा 8 अपॉन 2, ये भी क्या होगा 4। इसका मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R हो रहा है, इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर IG इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा ब्रिज बैलेंस है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं। या फिर अगर ऐसा बोल दिया जाए कि भाई इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस है, मतलब इसका मतलब दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन्स नेटवर्क या फिर व्हीटस्टोन्स ब्रिज।